दोस्तों में अनिता। आज हम बात करेंगे आपातकाल के दौरान जब इंदिरा गांधी ने दो महारानियों को जेल में डाला और किस प्रकार से जेल में उनका जीवन व्यतीत हुआ, उस पर आज के इस वीडियो में हम गायत्री देवी की आत्मकथा अ प्रिंसेस रिमेंबर्स जान जुबनिकी की पुस्तक द हौज ऑफ जयपुर, टाइम्स ऑफ इंडिया के लेख, कूमी कपूर की पुस्तक द इमरजेंसी अ पर्सनल हिस्ट्री, महारानी सिंधिया की आत्मकथा प्रिंसेस इत्यादि तमाम सोर्स के माध्यम से इस पूरे मुद्दे को विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए जानते हैं इसको। आपातकाल लगने के बाद इंदिरा गांधी के निशाने पर जयपुर और ग्वालियर की महारानियां थीं। संसद में न सिर्फ वो विपक्ष की प्रमुख नेताओं में से एक थीं, बल्कि अपने अपने क्षेत्र के आम लोगों के बीच लोकप्रिय भी थीं। उनकी राजनीतिक साख कम करने के लिए उन्हें राजनीतिक विरोधी के तौर पर नहीं बल्कि आर्थिक अपराधी के तौर पर गिरफ्तार किया गया था। राजमाता गायत्री देवी को परेशान करने का सिलसिला आपातकाल की घोषणा से पहले ही शुरू हो चुका था और जयपुर राजघराने के हर घर, महल और दफ्तर पर आयकर के छापे पड़ने शुरू हो गए थे। आपातकाल घोषित होने के समय गायत्री देवी की आयु 56 साल थी और उनका मुंबई में इलाज चल रहा था। जब वो 30 जुलाई 1975 की रात को अपने दिल्ली के घर पहुंची तो पुलिस ने उन्हें विदेशी विनिमय और स्मगलिंग विरोधी कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया। उनके साथ उनके बेटे कर्नल भवानी सिंह को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उन पर आरोप लगाया गया कि उनके पास विदेश यात्रा से बचे कुछ डॉलर्स हैं जिनका हिसाब उन्होंने सरकार को नहीं दिया है। दोनों को दिल्ली की तिहाड़ जेल भेज दिया गया। वहां ले जाने से पहले उन्हें स्थानीय पुलिस स्टेशन ले जाया गया। गायत्री देवी अपनी आत्मकथा अ प्रिंसेस रिमेंबर्स में लिखती हैं, पुलिस स्टेशन पर हर किसी ने भवानी सिंह को पहचान लिया। वो राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड रह चुके थे और उन्हें 1971 की लड़ाई में वीरता के लिए महावीर चक्र मिला था। उस समय दिल्ली की सारी जेलें उसी तरह भरी हुई थीं जैसे पीक टूरिस्ट सीजन में होटल भर जाया करते हैं। तिहाड़ जेल के अधीक्षक ने पुलिस अफसर से कुछ समय मांगा ताकि वहां हमारे रहने का इंतजाम किया जा सके। 3 घंटे बाद जब हम तिहाड़ पहुंचे तो उसने हमारे लिए चाय मंगवाई और हमारे घर फोन कर हमारे बिस्तर मंगवा लिए। जॉन जुबनिकी राजमाता की जीवनी द हाउस ऑफ जयपुर में लिखते हैं, भवानी सिंह को जेल में बाथरूम वाले कमरे में रखा गया जबकि गायत्री देवी को एक बदबूदार कमरा दिया गया था जिसमें एक नल तो लगा था लेकिन उसमें पानी नहीं आता था। महारानी के कमरे में कम्युनिस्ट कार्यकर्ता श्रीलता स्वामीनाथन को भी रखा गया था। कमरे में सिर्फ एक पलंग था जिसे श्रीलता ने महारानी को दे दिया था और वो खुद जमीन पर दरी पर सोती थीं। महारानी के रसूख की वजह से उन्हें रोज एक सेंसर किया हुआ समाचार पत्र और सुबह की चाय दी जाती थी। शाम को उन्हें अपने बेटे भवानी सिंह के साथ टहलने की इजाजत थी। एक कैदी लैला बेगम को उनकी सेवा में लगाया गया था जो उनका कमरा साफ करती थी। 15 नवंबर 1977 को टाइम्स ऑफ इंडिया में छपे इंटरव्यू राजमाता नरेट्स टेल्स ऑफ वेंडेटा में गायत्री देवी ने कहा था, पहली रात मैं सो नहीं पाई। मेरी कोठरी के बाहर एक नाला था जिसमें कैदी मल त्याग करते थे। कमरे में कोई पंखा नहीं था और मच्छरों को हमारे खून से कुछ ज्यादा ही प्यार हो गया था। जेल का सारा माहौल मछली बाजार जैसा था जहां चोर उचक्के और यौनकर्मी एक दूसरे पर चिल्लाते रहते थे। हमें सी क्लास की श्रेणी दी गई थी। तिहाड़ में रहने के दौरान महारानी गायत्री देवी के बेटे जगत उन्हें इंग्लैंड से वोग और टेटलर पत्रिका के ताज़ा अंक भेजा करते थे। उनसे हफ्ते में 2 बार मिलने आने वाले लोग जेल में उनके लिए एक ट्रांजिस्टर रेडियो पहुंचा पाने में सफल हो गए थे। कूमी कपूर अपनी किताब द इमरजेंसी अ पर्सनल हिस्ट्री में पत्रकार वीरेंद्र कपूर को बताती हैं, गायत्री जेल में रह रही दूसरी महिलाओं से दूरी बनाकर रखती थीं। 1 महीने बाद तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने गायत्री देवी को बताया कि ग्वालियर की राजमाता विजयराजे सिंधिया को भी वहां लाया जा रहा है और उनको उनके कमरे में ही रखा जाएगा। राजमाता ने उसका ये कहते हुए विरोध किया कि अगर उनके कमरे में एक और पलंग लगाया गया तो वहां खड़े रहने की भी जगह नहीं बचेगी। गायत्री देवी अपनी आत्मकथा द प्रिंसेस रिमेंबर्स में लिखती हैं, मुझे योगा करने के लिए अपने कमरे में थोड़ी जगह चाहिए थी और मुझे रात में पढ़ने और संगीत सुनने की भी आदत थी। हम दोनों की आदतें भी अलग अलग थीं। वो अपना अधिकतर समय पूजा पाठ में बिताती थीं। बहरहाल जेल सुपरिटेंडेंट ने मेरा अनुरोध स्वीकार कर लिया और राजमाता के लिए दूसरे कमरे की व्यवस्था की गई, लेकिन चूंकि सितंबर की उमस भरी गर्मी थी, राजमाता ने मुझसे पूछा क्या वो मेरे कमरे से लगे बरामदे में सो सकती हैं। मैंने एक पर्दा लगवाकर अपने बरामदे में उनके लिए पलंग बिछवाई। 3 सितंबर 1975 के ग्वालियर की राजमाता विजयराजे सिंधिया को तिहाड़ जेल लाया गया। उन पर भी आर्थिक अपराध की धारा लगाई गई। उनके सारे बैंक खाते सील कर दिए गए।
एक समय नौबत यहाँ तक आ गई कि उन्हें अपनी संपत्ति बेचकर या दोस्तों से उधार लेकर अपना खर्च चलाना पड़ा। दोस्तों से उधार लेना भी इतना आसान नहीं था, क्योंकि जो भी इमरजेंसी पीड़ित की मदद करता, उसके ऊपर प्रशासन का कहर टूट पड़ता। सिंधिया अपनी आत्मकथा प्रिंसेस में लिखती हैं, तिहाड़ में मैं कैदी नंबर 2265 थी। जब मैं तिहाड़ पहुंची तो वहां जयपुर की महारानी गायत्री देवी ने मेरा स्वागत किया। हम दोनों ने सिर झुकाकर और हाथ जोड़कर एक दूसरे का अभिवादन किया। उन्होंने चिंतित होकर मुझसे पूछा, आप यहां कैसे पहुंच गईं? ये बड़ी ही खराब जगह है। मेरे कमरे के साथ लगे बाथरूम में कोई नल नहीं था। टॉयलेट के नाम पर सिर्फ एक गड्ढा बना हुआ था। जेल का सफाईकर्मी दिन में 2 बार पानी की बाल्टी लेकर आता था और गड्ढे में पानी डालकर उसे साफ करने की कोशिश करता था। गायत्री देवी को वहां आए 2 महीने बीत चुके थे, इसलिए हर सप्ताह उनसे मिलने लोग आ सकते थे। उनके जरिए गायत्री देवी जेल के अंदर बैडमिंटन रैकेट, एक फुटबॉल और क्रिकेट के 2 बल्ले और कुछ गेंदें मंगवाने में सफल हो गईं। इसके बाद उन्होंने जेल में रह रहे बच्चों को खेलना सिखाना शुरू कर दिया। लेकिन जेल में रहने की परिस्थितियां बहुत बुरी थीं। विजयराजे ने लिखा था, कमरे में हर समय बदबू फैली रहती थी। खाना खाते समय हम अपना एक हाथ भिनभिनाती हुई मक्खियों को दूर करने में इस्तेमाल करते थे। जब रात में मक्खियां सोने चली जाती थीं, तो उनका स्थान मच्छर और दूसरे कीड़े मकोड़े ले लेते थे। पहले महीने मुझे एक भी व्यक्ति से मिलने नहीं दिया गया। मेरी बेटियों को पता ही नहीं था कि मुझे किस जेल में रखा गया है। रात में मेरे कमरे में एक लाइट जलती थी, जिसके बल्ब के ऊपर कोई शेड नहीं था। गायत्री देवी ने अपनी आत्मकथा में लिखा, पंत अस्पताल में बिताई गई पहली रात बहुत डरावनी थी। मेरे कमरे में बड़े बड़े चूहे घूम रहे थे। मेरे कमरे के बाहर तैनात संतरी उन्हें भगाने की कोशिश कर रहे थे। उनके बूटों की आवाज दूसरे मरीजों को सोने नहीं दे रही थी। अगले दिन डॉक्टर पद्मावती ने मुझे बाथरूम के साथ जुड़े एक साफ सुथरे कमरे में शिफ्ट कर दिया। अगस्त 1975 में गायत्री देवी और उनके बेटे भवानी सिंह ने स्वास्थ्य आधार पर सरकार से जेल से रिहा किए जाने का अनुरोध किया था। उस समय के वित्त मामलों के राज्य मंत्री प्रणब मुखर्जी ने वो पत्र उन्हें रिहा करने की सिफारिश के साथ इंदिरा गांधी को भेज दिया था, लेकिन प्रधानमंत्री ने गायत्री देवी और भवानी सिंह के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया था। उधर लंदन में लॉर्ड माउंटबेटन ने ब्रिटेन की महारानी पर जोर डालना शुरू कर दिया कि वो गायत्री देवी की रिहाई के लिए इंदिरा गांधी को पत्र लिखें। जॉन ज़ुब्ज़िकी गायत्री देवी की जीवनी में लिखते हैं, दिल्ली स्थित ब्रिटिश उच्चायोग की राय थी कि ब्रिटिश राज परिवार को इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये उनकी नज़र में भारत का आंतरिक मामला था। आखिर गायत्री देवी के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने अपनी रिहाई के लिए इंदिरा गांधी को सीधी चिट्ठी लिख डाली। उन्होंने लिखा, अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष की समाप्ति के मौके पर अपने देश की बेहतरी के लिए मैं आपको और आपके कार्यक्रमों का समर्थन करने का आश्वासन देती हूँ। उन्होंने ये भी लिखा कि वो राजनीति से संन्यास ले रही है और चूंकि स्वतंत्र पार्टी वैसे भी समाप्त हो चुकी है और उनका किसी दूसरे दल की सदस्य बनने का इरादा नहीं है, इसलिए मुझे रिहा कर दिया जाए। अगर इसके लिए आपकी कोई और शर्त है तो मैं उसे भी मानने के लिए तैयार हूँ। जॉन ज़ुब्ज़िकी लिखते हैं, सरकार की पहली शर्त थी कि गायत्री देवी और उनके बेटे अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिकाओं को वापस लें। उन्होंने इस शर्त को मानने में कोई देरी नहीं की। 11 जनवरी 1976 को उनकी रिहाई के आदेश पर दस्तखत हुए। उनकी बहन मेनका उनको अस्पताल से लेकर तिहाड़ जेल गई, जहां से उन्होंने अपना सामान उठाया। वहां उन्होंने कुल 156 रातें बिताई थीं। वहां उनके साथ रह रहे कैदियों और ग्वालियर की राजमाता ने उन्हें विदाई दी। वो दिल्ली में औरंगजेब रोड स्थित अपने निवास पर वापस आए। 2 दिन बाद वहां से वो कार से जयपुर गई, जहां सार्वजनिक जगह पर भीड़ जमा होने पर प्रतिबंध होने के बावजूद करीब 600 लोग उनके स्वागत में खड़े थे। उसके बाद वो बम्बई गई, जहां उनका गॉल ब्लैडर में पथरी का ऑपरेशन हुआ।